नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। 2 और 3 सितंबर को हरियाणा में जेपी नड्डा 2 दिन में कई जगह करेंगे मीटिंग। हिमाचल चुनाव पर भी नजर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा 2 सितंबर और 3 सितंबर को हरियाणा प्रवास पर होंगे। वे इन 2 दिनों में आम और खास दोनों ही पार्टी के पदाधिकारियों के मन की बात जानेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कार्यक्रम ऐसे वक्त में रखा गया है जब हरियाणा से सटे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव सिर पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस चुनाव प्रचार को लेकर अभी से हिमाचल फतेह करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ यह भी तय है कि हिमाचल में सक्रियता के साथ साथ वह हरियाणा को भी भरपूर समय देंगे। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मिली स्वीकृति। पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग ए को मिलेगा आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग ए के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए यानी BC ए के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हरियाणा बोर्ड अपडेट। हरियाणा मुक्त विद्यालय की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। हरियाणा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी पूर्ण विषय फ्रेश कैटेगरी परीक्षा मार्च 2023 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक पर 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जो विद्यार्थी सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी यानी मुक्त विद्यालय पूर्ण विषय फ्रेश कैटेगरी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऐसे परीक्षार्थी सेकेंडरी परीक्षा के लिए 1050 रुपए तथा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए 1100 रुपए निर्धारित शुल्क के साथ 1 सितंबर यानी आज से लेकर 30 सितंबर 2022 तक बिना विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोनाली के फार्म हाउस पर 5 घंटे सर्च। बेटे की मौजूदगी में खुलवाए सोनाली का कमरा। फैमिली मेंबर से कॉल रिकॉर्डिंग और चैट के स्क्रीनशॉट लिए। हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की हत्या की जांच कर रही गोवा पुलिस ने बुधवार को उनके फार्म हाउस पर सर्च की। गोवा पुलिस की 2 मेंबरी टीम ने लगभग 5 घंटे तक फार्म हाउस के कोने कोने को खंगाला। यह पूरी सर्च सोनाली के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में की गई। गोवा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सोनाली की 15 वर्षीय बेटी यशोधरा को भी शामिल किया। टीम बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे सोनाली के फार्म हाउस पहुंचे और शाम 6 बजे वहां से निकले। सोनाली के फार्म हाउस से निकलने के बाद गोवा पुलिस के अधिकारी हिसार सदर थाने और फिर वहां से हिसार CIA थाने पहुंच गए। गुरुवार को गोवा पुलिस के अधिकारी हिसार के संत नगर में बनी सोनाली की कोठी में सर्च करेगी। सुधीर सांगवान के लिए सोनाली की जमीन के लीज के कागजात तैयार करने वाले वकील से भी पूछताछ की जाएगी। हिसार में इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद गोवा पुलिस सोनाली के फैमिली मेंबरों को साथ लेकर गुरुग्राम में उसके फ्लैट को खंगालेगी। गोवा पुलिस के अधिकारी सोनाली के PA सुधीर सांगवान से गुरुग्राम वाले फ्लैट और वहां खड़ी सोनाली की गाड़ी की चाबी साथ लेकर आई है। हरियाणा पंचायत इलेक्शन अपडेट। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का आया बड़ा बयान। प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा सितंबर महीने यानी इसी महीने के पहले सप्ताह में की जा सकती है। घोषणा में देरी पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सरकार के फैसले पर अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग घोषणा के 1 महीने के अंदर पंचायती राज संस्थानों के चुनाव संपन्न करा देगा। पहले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव कराए जाएंगे। 2 या 3 दिन के गैप पर पंच व सरपंचों के चुनाव कराए जाएंगे। सरकार से आरक्षण के फैसले के बाद वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट मिलते ही चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। आज से बद्दोवाला और खटका टोल प्लाजा को दोबारा फ्री करवाने की तैयारी में ग्रामीण। जींद के गांव बडनपुर में पंचायती जमीन से कब्जा हटवाने की कार्रवाई के दौरान किसान इंद्र सिंह की मौत के बाद चौथे दिन भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और शव को बद्दोवाल टोल प्लाजा पर रखकर धरना देते रहे। धरनारत लोगों से बातचीत करने के लिए बुधवार को ADC SP नरेंद्र बिजारनिया, उचाना SDM राजेश भी पहुंचे और घंटों बातचीत का दौर चला, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक शव को नहीं उठाएंगे। धरनारत लोगों ने ऐलान किया है कि वीरवार से बद्दोवाल व खटका टोल प्लाजा को फ्री करवाया जाएगा। दोपहर बाद बद्दोवाल टोल प्लाजा पर बैठक बुलाकर आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। ट्रांसफर ड्राइव अपडेट। शिक्षकों के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने जारी किए ये निर्देश। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे ट्रांसफर ड्राइव 2022 के दूसरे राउंड के लिए चिन्हित अध्यापकों को उनके ओरिजिनल स्टेशन से तब तक रिलीव नहीं किया जाएगा जब तक उनको दूसरे राउंड में नए स्कूल अलॉट नहीं हो जाते। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ट्रांसफर ड्राइव के तहत कुछ अध्यापकों से सुगम संपर्क पोर्टल पर शिकायतें प्राप्त हुई है। सभी शिकायतों की जाँच के बाद विभाग ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार कोई निर्णय लेगा ताकि किसी अध्यापक को यह न लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है। विभाग द्वारा इस बारे में जल्द ही
कदम उठाया जाएगा। प्रवक्ता ने आगे बताया कि विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि ट्रांसफर ड्राइव के दूसरे राउंड के बाद अतिथि अध्यापकों को नए स्टेशन पर एडजस्ट किया जाएगा, तब तक इनको भी वर्तमान स्कूल से रिलीव न किया जाए। राहत भरी खबर, कुरुक्षेत्र से कैथल और जींद होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन आज से चलेगी। जानी समय और स्टॉपेज। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कुरुक्षेत्र जींद रेल ट्रैक पर कोरोना महामारी के कारण बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें 2.5 साल बाद ट्रैक पर वापस लौटेंगी। कुरुक्षेत्र से जींद व जींद से कुरुक्षेत्र जाने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो गया है। बता दें कि कुरुक्षेत्र से जींद वाया कैथल 2 रेलगाड़ियां जाएंगी व 2 गाड़ियां आएंगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से वाया कैथल होकर दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियां भी शुरू हो गई है। यह रेलगाड़ियां वीरवार से सुबह 6 बजे कुरुक्षेत्र से चलेंगी और 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगी। यह रेलगाड़ी अब एक्सप्रेस होगी, जिसका नंबर 14,024 होगा, जिसमें एक्सप्रेस का किराया भी लगेगा। साथ ही चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकेगी। बता दें कि कुरुक्षेत्र से चलकर ट्रेन पिहोवा रोड स्टेशन, कैथल, कलायत, नरवाना, उचाना, जींद जंक्शन, जुलाना, रोहतक जंक्शन, सांपला, बहादुरगढ़, सकूर बस्ती, किशनगंज स्टेशन पर रुकेगी। इसके बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। रविवार को यह ट्रेन नहीं चलेगी। पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ऋण का समय पर भुगतान करने वाले पशुपालकों को 3% ब्याज पर मिलेगा अनुदान। नूंह के डीसी अजय कुमार ने किसानों से आह्वान किया है कि वे पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है, ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबंध क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि तक की लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे या बिना किसी गारंटी के कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। डीसी ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7% साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्ड धारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3% ब्याज दर का अनुदान भी दिया जाएगा तथा पशुपालक को यह ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। खेल पुरस्कारों के लिए 20 सितंबर तक करें आवेदन। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने साल 2022 हेतु खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। इस बारे में अधिसूचना वेबसाइट www.yas.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। नूंह के डीसी अजय कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन पुरस्कारों के लिए पात्र खिलाड़ियों, कोच, संस्थानों, विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस वर्ष के लिए आवेदन एक विशेष पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किए गए हैं। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी सुमन मलिक ने बताया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 साल की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। वहीं अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 4 वर्षों तक निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है। वहीं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यानी माका ट्रॉफी किसी विश्वविद्यालय को अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए दी जाती है। हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। 5 लाख से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का ऋण। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा एक ऐसी ही योजना आरम्भ की गई है, जिसका नाम हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना है। इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या फिर उससे कम होगी। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगी एवं दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान करेंगी। महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ। ये है पात्रता। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। डीसी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80,000 रुपए दी जाती है। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता का बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना होगा। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना होगा। कोई भी गलत जानकारी इसमें ना भरें।
हरियाणा के स्कूल कॉलेजों ITI की छात्राओं के लिए खुशखबरी, मिलेगी फ्री परिवहन सेवा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के स्कूल कॉलेजों और ITI की छात्राओं को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को स्कूल कॉलेज ITI छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा छात्राओं को सेवा उपलब्ध करवाने की तत्परता को आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने छात्राओं को सुविधा प्रदान करने के लिए 3 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने की बात कही है, ताकि जितनी जल्दी हो सके परिवहन सेवा उपलब्ध हो जाए और छात्राओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान हिनामनोर चीन जापान को ज्यादा खतरा, 313 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। विश्व में 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान हिनामनोर है। सबसे ज्यादा खतरा चीन और जापान को है। यह तूफान पूर्वी चीन सागर के पार और जापान के दक्षिण हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। US ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर के मुताबिक सुपर टाइफून हिनामनोर करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठा था। अब तूफान की रफ्तार 313 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी वजह से लहरों की ऊंचाई 15 मीटर तक हो सकती है। आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार कम हो सकती है। बुधवार सुबह 10 बजे करीब तूफान जापान के ओकिनावा से 230 किलोमीटर दूर ईस्ट में था। पहला तूफान 1961 में और दूसरा तूफान 1997 में आया था, लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं थे जितना कि हिनामनोर है। एशिया कप के सुपर 4 में भारत हांगकांग को 40 रन से हराया। कोहली फॉर्म में लौटे, सूर्या ने 26 गेंद में बनाए 68 रन। अफगानिस्तान के बाद टीम इंडिया एशिया कप के टॉप 4 में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है। भारतीय टीम ने अपने दूसरे लीग मैच में हांगकांग को 40 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 192 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने भारत की ओर से सबसे बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 26 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 68 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 261 का रहा। वहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली 44 गेंदों पर 59 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में हांगकांग ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 152 रन ही बनाए। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।